Hey all, good evening. Welcome to Sneha Studios again. As you know, this is an initiative by Sneha Arts, and today we have Prakash ji who's joining us today, who's an eminent musician. He started his particular, practice and learning at a very young age, 14 to 15 years old. He started, playing tabla, and he made a lot of senior artists very jealous that he was playing well at a very young age. So let's hear how he started. Apart from this, ये बहुत अच्छे writer भी है. A lot of you know him as a well-known anchor in many shows. So thanks a lot, Prakash ji, for joining here on the show for Sneha Arts. We welcome you onto the show. Yeah, pleasure is all mine, and thank you so much for inviting me on your wonderful show because I went through your some of your shows, so they are very informative, very entertaining. So thank you. Thank you. So, how did you start? ये कैसे शुरू हुआ? I mean, very young age. Professionally, when did you start thinking that okay, ये मेरे को full time career के तरह लेना है? Yeah. So I started playing as a professional musician at the age of I think 13 or 14. हम्म. और स्टार्ट इसकी ऐसी हुई कि माय फादर इज अ वेरी वेल नोन तबला मर्चेंट वी माय फादर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर तबला so we Oh. have a shop tabla manufacturing shop in Andheri. So lot of famous tabla player used to come at our shop. तो मैं उनको देखता था बचपन से और मेरे पिताजी भी म्यूजिशियन थे तो मैंने देखते रहता था लेकिन सडनली फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में कुछ स्कूल में कुछ कंपटीशन था सिंगिंग कंपटीशन उनको तबला प्लेयर की जरूरत थी तो उन्होंने पूछा किसी को आता है क्या तो मैंने सोचा कि मैंने उससे पहले कभी बजाया नहीं था मैं देखता ही रहता था ऐसे ऐसे तो सडनली मैंने स्कूल में बजाया और मैंने बहुत अच्छा बजाया लोगों को बहुत अच्छा लगा और मेरे जितने भी टीचर्स थे म्यूजिक टीचर थे सब लोगों ने बोला यार तुम तो बहुत अच्छा बजाते हो और मैं बहुत छोटा था तभी मतलब 8-9 साल का था 10 साल का तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे तभी से मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए तो मैंने तभी से मेरे पिताजी के पास और मेरा बड़ा भाई है, उमेश हम्म. उसके पास सीखना शुरू किया और वैसे मेरी शुरुआत हुई सीखने की और उसके बाद में हमारे घर पे बड़े-बड़े म्यूजिशियंस आते थे बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के जैसे साजिद वाजिद है। तो साजिद Wow. वाजिद के पिताजी जो शराफत खान साहब ही इज़ अ वेरी वेल नोन तबला प्लेयर वो हमारे घर पे आते थे। तो हम्म. मैं बजाते रहता था तो उनको अच्छा लगता था तो वो बोलते थे, "अरे वाडेकर जी आपका बेटा किधर है? उसका तबला सुनना है।" तो ऐसे फिर माधव पवार जी आते थे, बहुत इंडस्ट्री के बड़े-बड़े लोग आते थे, उनके सामने मैं बजाता था। तो मेरे पिताजी को लगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तो फिर मुझे पंडित पांडुरंग सालुंके जी के पास उन्होंने सीखने के लिए भेजा और मेरे पिताजी के पास, बापू वाडेकर जी के पास सीखना शुरू किया, फिर पंडित पांडुरंग सालुंके और उसके बाद में मैंने 10 साल पंडित वसंतराव घुटकर जी के पास तबला सीखा। तो ऐसे एट द एज ऑफ और उसके बाद में एट द एज ऑफ 14 मैं प्रोफेशनली बजाना भी शुरू कर दिया मतलब 3-4 साल सीख के प्रोफेशनली बजाना भी शुरू कर सुपर. तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपको पूछने के लिए आपके जर्नी के बारे में, बिकॉज आपने दिया। बहुत चीज़ों में अपने हाथ डाला हुआ है. तो यस, मेरे क्वेश्चंस के अलावा अगर ऑडियंस को कुछ क्वेश्चंस है, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स. जब प्रकाश जी लाइव में हैं हम उनसे पूछेंगे एंड विल गेट द आंसर्स फॉर देम. सो जब आप यंग एज में आप परफॉर्म शुरू करिए एंड आपके साथ में स्टेज में या परफॉर्मेंस लाइव परफॉर्मेंस जब होती थी, तो बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट साथ में बैठे होंगे, तो उनके उनका रिएक्शन कैसा था? तो पॉजिटिव एंड बहुत नेगेटिव. आई मीन थोड़े लोग एंकरेज करते होंगे, थोड़े लोग मतलब बाजू में डिस्करेज करते होंगे, तो कैसा था माहौल? एक्चुअली वो तो हर फील्ड में होता है कि जितने भी पुराने सीनियर्स हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर होता है तो सीनियर स्टूडेंट्स रैगिंग करते हैं। ट्रू. वैसा ही कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी मेरे साथ में हुआ कि जब भी मैंने शुरू किया था, तो मेरा कैसे था मैं कोई भी चीज़ बजाने से पहले बहुत उसकी तैयारी करता था। मतलब मुझे अगर मान लीजिए कुछ 5 सेकंड की चीज़ अगर मुझे बजानी है, 5 सेकंड्स की अगर चीज़ बजानी है, तो मैं उसके लिए 5 महीने मेहनत करता था। वाह. तो ये मेरा पहले से था, तो मैं बहुत मेहनत करके आया था। लेकिन कभी-कभी क्या है सीनियर्स दूसरे जो होते हैं, सीनियर्स की तो बात नहीं कर रहा, दूसरे जो म्यूज़िशियन्स होते हैं उनको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी होता है और फिर थोड़ा-सा
वो उनको ये भी लगता है कि अरे ये बच्चा हमारे क्या सामने बजाएगा, अभी-अभी तो आया है, इसको तो मूंछ भी नहीं आई है। तो वैसा उनका रहता है, लेकिन मैंने बहुत फेस किया, मतलब ग्रुपिज़्म होता है, हम्म। उसके बाद में थोड़ा पॉलिटिक्स होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा बोलते हैं अरे बजाने से पहले ही जो डिस्करेज करते हैं, ये क्या बजाएगा? तो ऐसा बहुत हुआ। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और मेरे पिताजी के और गुरुजी के आशीर्वाद और मैंने जो मेहनत की थी, उसकी वजह से मैं एकदम टिका रहा और मुझे कोई कितना भी कुछ बोलता था, तो मैं मुझे जो करना है वही करता था और वो बजाता था मैं। और सरस्वती की आप पूजा करेंगे, तो सरस्वती आपके ऊपर प्रसन्न होती है और उसका एक ही तरीका है, आपको बहुत मेहनत करनी, बहुत रियाज़ करना है, बस। उसके बाद सबके मुँह बंद बंद हो जाते हैं। बट वाई तबला, मतलब आपने तबला क्यों चूज किया? बिकॉज योर डैड हैड अ बिजनेस, नहीं तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट पसंद आया मतलब? अ, एक्चुअली तबला मैंने चूज़ नहीं किया है, तबले ने मुझे चूज़ किया। ट्रू। मैं ऐसा कह सकता हूँ बिकॉज़ मैं तबले के बिना मेरी लाइफ़ सोच ही नहीं सकता हूँ। मतलब मेरा सोल ही तबला है, मतलब तबला मैं हाथ से नहीं बजाता हूँ, मैं दिल से बजाता हूँ। तो तबला मैंने ऐसे चूज़ ही नहीं किया, तबला अपने आप मेरे अंदर था ही। वो बस तबला सामने आके अंदर से बाहर निकला है। और या ऐसे हो सकता है कि मेरे पिताजी का बिज़नेस था और वो मुझे ईज़िली वो बैकग्राउंड मिला और मुझे ईज़ी अवेलेबिलिटी थी इसकी, टीचर्स की और गाइडेंस की, इसलिए मुझे मिला। लेकिन तबला इज़ माय लाइफ़, तबला इज़ माय सोल। सुपर। सो वी यू नो, ऑडियंस जो देख रहे हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आज प्रकाश जी की लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए। सो बिफोर दैट वी हैव सम क्वेश्चंस। थोड़े लाइव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। राजेश दुग्गल जी पूछ रहे हैं, ट्रू musicians will always appreciate budding, you know, musicians, especially if you're they're good. Only the insecure ones feel jealous. Good to hear who is so talented in multifaceted personality. ये बोल रहे हैं राजेश दुग्गल जी. So others, you have any comments or compliments from Prakash ji, feel free to comment. We have others या viewers joining in. मच फॉर योर एप्रिसिएशन। ओके। राजेश दुग्गल जी ये भी बोल रहे हैं कि यस, अनफॉर्चुनेटली देर इज़ ऑलवेज बीन ग्रुपिज्म इन आर्ट एंड फिल्म एंड म्यूज़िक। ये बहुत दिनों से आ रही है, बट क्या, आई थिंक, यू नो, यू गाइज बीइंग देयर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यू विल नो इट बेटर. So, you know, ये journey में, what are the common challenges you've faced? Because working as an artist, you know, it's a glamorous thing. We only see you after it's all edited. You've done all the hard work, okay? But इसके, you know, upsides and downsides क्या है? अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स, मैं बोलना चाहता हूँ कि एज़ अ म्यूज़िशियन, कोई म्यूज़िशियन यंग म्यूज़िशियन जब सीखता है और वो सीख के आता है, तो जैसे वो काफ़ी समझो 10-15 साल से तबला सीख रहा है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है और सडनली वो जब मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में एंटर करता है, तब उसे पता चलता है कि अरे! काम मिलना इतना कुछ आसान नहीं है। मतलब आपको, जैसे अभी एक तबला प्लेयर है, तो तबला प्लेयर को जैसे गज़ल सिंगर के साथ तबला ज़्यादा एकम्पनी होता है। फ़िल्मी गानों के शोज़ होते हैं, जो कांसेप्ट शोज़ होते हैं, ऑर्केस्ट्रा शोज़ होते हैं। उसके साथ-साथ तबला जो बजता है मेन, वो गज़ल्स में बजता है और भजन्स में बजता है। तो अभी तबला प्लेयर को काम कौन देगा? एक सिंगर दे सकता है। गज़ल Hmm. सिंगर सिंगर दे सकता है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर दे सकता है या फिर एक भजन सिंगर दे सकता है या फिर एक ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज़र दे सकता है। ये 4-5 लोग ही हैं। True. वो तबला प्लेयर को काम देते हैं। तो सडनली इंडस्ट्री में आने के बाद उसे पता चलता है कि अरे काम मिलना इतना आसान नहीं है। Hmm. अगर आपको काम चाहिए एज़ अ तबला प्लेयर और आप इंडस्ट्री में नए आए हो, तो सबसे पहले आपको गज़ल सिंगर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। फिर कुछ-कुछ गज़ल गज़ल सिंगर्स ऐसे होते हैं, उनके टेंट्रम्स होते हैं। उनको लगता है कि तबला प्लेयर है, मतलब ही इज़ हमारा कुछ काम करने वाला घर का ही है, ऐसे ऐसा एटीट्यूड होता है बहुत से सिंगर्स का। फिर उनको फ़ोन करो, उनके साथ पीआर करो। प्यार नहीं, मतलब पीआर, मतलब पब्लिक रिलेशंस के साथ बनाओ, "अरे सर, कैसे हैं आप? आप याद कीजिए, मैं बजाता हूँ।" और वो जो गज़ल सिंगर होता है, उसके पास ऑलरेडी 4 तबला प्लेयर होते हैं, जो उसके लाइन में खड़े होते Hmm. हैं, फ़ोन करते हैं। तो उनके घर पे जाके उनके साथ प्रैक्टिस करो 2-2 3-3 घंटे।
विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज। और वो भी उसका एडवांटेज लेते हैं सारे सिंगर्स कि अरे आ जाओ, पहले आपका हाथ सुनते हैं, कैसे बजाते हो आप और क्या है। फिर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में ये सब करने के बाद भी काम मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गारंटी सिर्फ़ काम मिलने की ये है कि आपका हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी Hmm. सोच, आपकी उपज जो एक्कम्पनी करने की है, वो बहुत अच्छी आपको डेवलप करनी होगी। अपने आप को बहुत अपडेट रखना पड़ेगा कि गज़ल सिंगर में गज़ल सिंगिंग में आपको एक्कम्पनी करनी है, तो आपको कैसे एक्कम्पनी करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें करनी है। और उसी के साथ-साथ रिलेशन सभी लोगों के साथ बनाना और पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, ये मैंने सीखा है। जबकि मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट नहीं था, लेकिन बाद में मैंने सीखा है कि आपको काम करना है तो आपको कुछ Right. चीज़ होना नेग्लेक्ट और इग्नोर करना आना चाहिए, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो यही true. सारा है, पीआर आपको बहुत करना पड़ेगा और पीआर के साथ-साथ आपको रियाज़ बहुत करना प्रैक्टिस पड़ेगा। करनी पड़ती है. यस। So, apart from being a musician, आपने you've got into writing and you also got into anchoring. ये मोड कब शुरू हुआ and what got you into this passion? You look good. मतलब आप बहुत अच्छे दिखते हो. I mean your photographs and your videos when you get up. I mean you deck up and get onto the stage perform. You're really good. Look good. But ये musician से ये turn कब शुरू हुआ? See, I am playing as a professional musician since 1988. 88 से मैंने चालू किया एज़ अ प्रोफेशनल म्यूज़िशियन और सभी के साथ मैंने बजाया और सुरेश वाडकर है, अनुराधा पौडवाल और शेखर सेन जी और जसविंदर सिंह, वनराज भाटिया जैसे सीनियर म्यूज़िशियंस के साथ भी बजाया, फिर आरती अंकलिकर। मैंने काफ़ी सालों मतलब मैंने बजाया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया 2012 में कि मैंने सोचा कि मैं इतने सालों से बजा रहा हूँ, तो मुझे ऑर्गनाइज़ भी करना चाहिए शोज़। तो मैंने शोज़ ऑर्गनाइज़ करना शुरू किया। मेरा एक कांसेप्ट है व्हिच इज़ कुछ बातें गाते-गाते। आप लोगों ने वो शो देखा होगा द गोल्डन एरा विद अनु कपूर। Hmm. दैट इज़ रिटन बाय मी, उसके काफ़ी एपिसोड्स मैंने लिखे। तो उस शो का आइडिया जो है वो इनिशियली मुझे आया, मेरा एक शो था कुछ बातें गाते-गाते, जिसको मैंने ऑर्गनाइज़ किया। तो आपका क्वेश्चन था कि मैं एंकर कैसे बना, Hmm. राइट? तो 2012 में मैंने शो ऑर्गनाइज़ किया कुछ बातें गाते-गाते, जिसमें मेरे साथ में अच्छे-अच्छे बॉम्बे के टॉप मोस्ट सिंगर्स होते थे, अनिल बाजपेयी और उषा तिमोती जी और बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स होते थे। तो उनको लेके मैं शोज़ करता था। तो मैंने एज़ अ तबला प्लेयर कुछ 25 साल, 30 साल काम किया, लेकिन मैंने कभी स्टेज पे बोला नहीं था। Hmm. बस चुपचाप मुँह बंद रख के बजाता था। तो भी सडनली शोज़ मैंने ऑर्गनाइज़ किए, तो मेरे शोज़ में काफ़ी एंकर होते थे। मतलब संदीप पंचवटकर एक वेरी वेल नोन एंकर है, वो होते थे। उसके बाद में संदीप कोकिल और भीम सिंह, ऐसे अलग-अलग एंकर्स को मैं लेता था। उनको पेमेंट्स भी अच्छे देता था मैं। तो उनको मैं लेता था, तो सडनली 2013 में ऐसा हुआ कि यूएस का टूर आया और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मिस्टर पराग वैष्णव Hmm. और ही यूज्ड टू स्पॉन्सर ऑल माय शोज़ इन मुंबई। उनकी कंपनी है, वो हमको स्पॉन्सर करते। तो उन्होंने बोला था हम लोग यूएस में शो करें। मैंने चलो ठीक है, करते हैं। तो यूएस में हम लोग ने प्लान किया मई 2013। हम लोग का टूर प्लान हुआ, सब कुछ हुआ और पिटीशन भी हम लोग अप्लाई करने वाले थे। सडनली क्वेश्चन आया कि अरे! हम लोग जा रहे हैं तो एंकर तो चाहिए शो के लिए, Okay. विदाउट एंकर कैसे जाएँगे? तो मैंने एंकर एक उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उनको पूछा कि अ, मेरा शो है यूएस में और 12 शो है हमारे 2 महीने में। 12 शो का आपको गारंटी है। वैसे हम लोग का प्लान है 20 शोज़ करना। तो मैंने बोला आप पेमेंट कितना लेंगे? तो उन्होंने बोला कि आई विल चार्ज 25,000 पर शो, नहीं 50,000, 2000. 2000। 1 मिनट वो उसको बंद 50,000 पर शो 2013 में उन्होंने बोला कि यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा यूएस, हम लोग 2 महीना रहेंगे और मेरा यहाँ पे पूरा नुकसान हो जाएगा, तो आई विल Hmm. चार्ज 50,000 पर शो। तो मैंने बोला 50,000 पर शो मीन्स 6 शो का 3 लाख रुपया हो गया और 6 लाख रुपया हो गया, तो हम लोग का इतना बजट नहीं था। मुझे लगा था कि 20,000 में 20,000 मेरा बजट था एंकर के। तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे, फिर कोई मिल नहीं रहा था। तो पराग वैष्णव जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला, "यार प्रकाश, ऑफ द स्टेज तो तुम इतना अच्छा बोलते हो,
सो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर एंकरिंग। मैंने बोला यार मैंने एंकरिंग कभी किया नहीं है। तो बोला नहीं तू कर सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि करो, तो फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और यूएस में गया मैं। और सबसे फर्स्ट शो हम लोग का टीवी एशिया वहाँ पे है यूएस में। हम्म। इंडियन टीवी चैनल है न्यू जर्सी में। तो वहाँ हम लोग का पहला शो था। तो वहाँ पे मैंने एंकरिंग किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। अरे यार ये तो बहुत अलग टाइप का एंकरिंग है, क्योंकि मेरा बहुत इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा ह्यूमरस ऐसे होता है। तो फिर तभी से मेरे ही शो में मुझे उस वक़्त 20,000 रुपए मिलना शुरू हो गया था। तो ऐसे मैंने पैसे अच्छा लिए और एक एंकर भी मिल गया इंडस्ट्री को नया। तो वैसे ही एंकरिंग की शुरुआत हो सो व्हाट अबाउट राइटिंग? सो ये स्क्रिप्ट राइटिंग पहले से थी या एंकरिंग से पहले और उसके बाद शुरू हुई थी? गई। स्क्रिप्ट राइटिंग एंकरिंग से पहले थी। ओके। अ, क्योंकि मेरा नेचर जो है वो थोड़ा-सा ह्यूमरस है। मैं हर चीज़ में ह्यूमर ढूँढते रहता हूँ। तो अ, मो बहुत से स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत बड़े-बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जिनको आप लोग जानते हो। वो लोग मुझे फ़ोन किया करते थे पहले। उनका कभी भी टीवी पे परफ़ॉर्मेंस होता था, तो वो लोग मुझे फ़ोन किया करते थे। उनको कोई सजेस्ट करता था, "अरे! आपका परफ़ॉर्मेंस है तो एक काम करो, प्रकाश वाडेकर को फ़ोन करो या फिर उसको मिलो, उसके साथ बैठो तो आपका एक आइटम, कॉमेडी आइटम आपका तैयार हो जाए।" तो ऐसा मेरा नाम था पहले मतलब सब लोग बोलते थे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत है, लेकिन प्रकाश पाडेकर एक म्यूज़िशियन है, उसके साथ बैठो। तो वैसे जॉनी लीवर वो भी मेरे पास आते थे और हम लोग भी बैठ के करते थे। फिर राजू श्रीवास्तव के लिए भी मैंने ऑफ़िशियली लिखा है और भी वीआईपी है स्टैंड अप कॉमेडी। तो ऐसे सब लोगों के करता था। तो एंडेमॉल प्रोडक्शन का एनडीटीवी इमेजिन के लिए एक शो चल रहा था, हम्म। राजू श्रीवास्तव का सबसे पहला एज़ अ होस्ट स्टैंड अप कॉमेडी शो, मतलब लाफ्टर चैलेंज के बाद। तो उनको राइटर्स की ज़रूरत थी। तो मुझे मेरा नाम किसी ने सजेस्ट किया कि ही इज़ अ तबला प्लेयर, लेकिन आप उसको ट्राई करो, वो शायद लिख सकता है। तो मुझे एंडेमल प्रोडक्शन में बुलाया। एनडीटीवी में जिनकी टीम थी और एंडेमल प्रोडक्शन की टीम थी। और वहाँ पे टोटल 13 से 14 राइटर थे, ओके। सीनियर राइटर्स थे कॉमेडी के। तो उन्होंने मीटिंग किया मेरे से और उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आपका जो मटेरियल है, जो हम्म। करंट सिचुएशन पे आप सोच सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो आपको दीजिए, हम लोग फिर उसको अप्रूवल लेंगे चैनल से। तो मुझे लगा कि मैंने तो कभी राइटिंग ज़िंदगी में किया नहीं है, मैं तो सिर्फ़ कॉमेडी सोचता हूँ। तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, लेकिन मैंने बोला कि चलो मैं लिखना चालू करता हूँ, क्या पता उनको पता अच्छा लग जाए। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया 2 दिन का। 2 दिन में मैंने मेरा एक स्क्रिप्ट लिख के उनको दिया करंट सिचुएशन पे। तो 2 दिन बाद मुझे उनका फ़ोन आया कि आपका ही सिलेक्ट हुआ है, बाकी 13-14 जो राइटर थे उनको हम लोग रख रहे हैं, बट यू विल बी अ लीड राइटर। सुपर। तो हाँ, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, 1-2 एपिसोड मैं लिख लूँगा, क्योंकि 15 राइटर ऑलरेडी है, तो 1-2 एपिसोड मेरे से ये लोग लिखा लेंगे। तो 39 एपिसोड का शो था एनडीटीवी इमेजिन पे 2008 में। ओके। 39 एपिसोड का ये था। तो मैंने लिखना चालू किया, तो क्या 2 एपिसोड हो गए, 3 एपिसोड हो गए, 5वें एपिसोड के बाद एक राइटर बाहर गया, चौ 7वें एपिसोड के बाद एक राइटर, ऐसे कम से कम 13 से 14 राइटर शो में से चले गए, लेकिन 39 एपिसोड तक मैंने पूरा लिखा था, तो एज़ अ लीड लीड राइटर। तो वो तभी से शुरू हो गया मेरा राइटिंग। यू उसके डिडंट बाद गिव अप आपने, यू डिडंट गिव अप ऑन द एंटायर जर्नी। जो असाइनमेंट आपने ली है। रोज़ रोज़ बैठ के सोचता था और रोज़ लिखता था और फ्रेश लिखता था, इसलिए मैं सर्वाइव कर पाया। फिर उसके बाद में मैंने काफ़ी शोज़ लिखे। फिर सुनील ग्रोवर का एक शो आ रहा था स्टार, जो भी कपिल शर्मा के साथ में जो होते हैं, सुनील ग्रोवर, उनका एक शो आता था, अम, अरे दीवाना मुझे पहचानो, वो स्टार प्लस पे था। फिर उसका स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मुझे यहाँ से नाम हुआ तो वहाँ पे बुलाया। फिर उसके बाद में राखी सावंत का एक शो चालू था, राखी सावंत का, राखी का इंसाफ। बहुत ही खतरनाक और कंट्रोवर्शियल शो था। तो वो भी मैंने लिखा। उसके बाद में काफ़ी शोज़ लिखे मैंने, काफ़ी लंबी लिस्ट है। फिर द गोल्डन एरा विद अन्नू कपूर, जो आप सब लोगों को ज़्यादा हम्म। अच्छा लगता है। तो उसके मैंने 200 के ऊपर एपिसोड लिखे। तो राइटिंग जर्नी मेरा ऐसे शुरू हुआ और अभी चल ही रहा है। आई एम राइटिंग फॉर वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शंस, नेटफ्लिक्स के लिए लिखता हूँ, प्लस काफ़ी शोज़ कर रहा हूँ अभी सुपर। राइटिंग। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। सो जो ऑडियंस प्रकाश को, मतलब सभी जानते हैं, बट
मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पूरा कलेक्शन है उनके परफॉर्मेंस का, उनके कपल ऑफ पिक्चर्स का. सो लेट्स गो ahead एंड सी दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड देन लेट्स कम बैक विद द क्वेश्चंस. इस बीच में आपके कुछ क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क, पुट इट इन द कमेंट्स एंड वील आस्क प्रकाश जी while he is live. Okay, we're back. So we have some comments coming in. Harish Rao ji बोल रहे हैं कि great that you are so down to earth. This is a compliment for you from थैंक यू. Harish Rao. So we've seen different angles of it, angles of yours getting into being a musician, then writing, then anchoring. अभी आजकल आप मोटिवेशनल बिट्स दे रहे हो पब्लिक के लिए, and you've named it Kalam Wala Guru. So why did you name it as sorry, Kalam Wala Guru? So why did you name it कलम वाला भाई. कलम वाला भाई? या तो ये नेम के पीछे क्या है, स्टोरी है, एंड व्हाई डिड यू वांट टू गेट इनटू गिविंग दिस मोटिवेशनल स्पीचेस? सबसे पहले मैं इसके नाम के बारे में बोलता हूँ. नाम कोई भी हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं या फिर कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो नाम जो होता है, वो सबसे पहले बहुत कैची होना चाहिए. मतलब ज़बान पे बैठना चाहिए. तो नाना पाटेकर का एक एक मूवी थी, उसमें डिंपल कपाड़िया को वो कलम वाली बाई बोलता था. ओके. कलम वाली बाई इसलिए बोलता था क्योंकि वो टीचर थी और वो सबको हमेशा सिखाती रहती थी, कुछ अच्छा-अच्छा सिखाती रहती थी. तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जो मेरी वीडियोज़ है, उनका पेज चालू करूँगा, तो मैंने सोचा था कलम वाला भाई रखूँगा, तो वैसे कलम वाला भाई ही रखा है. और वो शुरू करने के पीछे ये सोच थी मेरी कि लोग आजकल जो है, वो हमेशा टेंशन में होते हैं. हम्म. आजकल कोई टेंशन ना होना, ये भी बहुत बड़ा टेंशन है. यार मुझे टेंशन ही नहीं है. और फ़ियर ऑफ अननोन जिसको हम लोग कहते हैं, कि आगे क्या होगा, इसकी हमेशा सब लोग को आजकल बहुत चिंता होती है, जिसकी वजह से प्रेज़ेंट में जीना लोग भूल गए. हम्म. इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत से लोग टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो उनके लिए कुछ बनाना चाहिए और जिससे लोग मोटिवेट हो सके और इंस्पायर हो सके, इसलिए मैंने वो शुरू किया. So, मैं हमेशा एक चीज़ लिखी है मैंने, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि फ़ियर ऑफ अननोन के बारे में मैंने लिखा है कि यहाँ पल की खबर नहीं, तू कल की फ़िक्र कर. यहाँ पल की खबर नहीं, तू कल की फ़िक्र करे, हादसे जो हुए नहीं, तू उनसे क्यों डरे. यहाँ पल की खबर नहीं, तू कल की फ़िक्र करे, हादसे जो हुए नहीं, तू उनसे क्यों डरे. वक़्त को वक़्त दे ज़रा, गिरते लम्हों को छू ज़रा, जो होगा देखा जाएगा. Superb. Well said. Very very simple language, and these days I've heard a lot of poetries. बहुत सारे complicated words use करते हैं जिनके लिए refer करना पड़ता है डिक्शनरी को. But this one is very apt, very short, sweet, and right to the point. Good one. I really liked it. So we have some more questions coming in. Harish Rao ji पूछ रहे हैं, how do you manage your hectic routine, and who do you think and take your inspiration from? Where do you take this inspiration from? हाँ, इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो मैं एक पर्सनैलिटी है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उनका नाम है पद्मश्री शेखर सेन. जिनके साथ मैं तबला बजाता था और शेखर सेन जी को पद्मश्री मिली 2017 में और वो कबीर, तुलसीदास और स्वामी विवेकानंद के नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं और संगीत नाटक एकेडमी ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट. तो उनके साथ मैं काफ़ी रहा हूँ और उनके साथ काफ़ी साल मैंने बजाया. तो उन
उनके विचारों से, उनकी थिंकिंग से और उनकी पूरी जो लाइफ है उससे मैं काफ़ी इंस्पायर था। तो मैंने सोचा था कि मैं भी इनकी तरह बनने की कोशिश करूँगा। इसीलिए मैंने मेरे अंदर जो चीज़ें थी, तो उनको देख के ज़्यादा डेवलप हुई और ज़्यादा मैं करने लग गया, ऐसा मुझे लगता है। Nice, nice. But otherwise, who's your guru? If you know, आपकी पूरी जर्नी में तबला के रिलेटेड में, who's your guru? तबला के रिलेटेड मैं किसी का भी नाम छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तबला मैंने सीखना शुरू किया मेरे बड़े भाई उमेश वाडेकर जी से, उसके बाद मेरे पिताजी बापू वाडेकर जी और उसके बाद में पंडित पांडुरंग सालुंके जी और पंडित वसंतराव गुर्जर जी। इन लोगों से मैंने तबला सीखा और तबले में अगर मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसी से हुआ हूँ, तो वो है उस्ताद तारी खान। तारी खान साहब गुलाम अली के साथ एक्कम्पनी करते हैं ग़ज़ल में Okay. और उनका जो हाथ का जो टोन है, जो निकास है, वो बहुत ही सोलफुल है। मतलब तबला कैसे फ़ास्ट बहुत लोग बजाते हैं। Hmm. फ़ास्ट बजाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन म्यूज़िक जो होता है, वो सोलफुल होना चाहिए, वो टच होना चाहिए यहाँ। तो जो तारी खान साहब का तबला है, वो मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने इंस्पायर किया और ज़ाकिर हुसैन, वो तो सभी को करते हैं। तो इन दोनों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। लेकिन फर्स्ट मेरी चॉइस बचपन से मैं सीखना शुरू किया और जो तबला मुझे सबसे पहले अच्छा लगा था, वो तारिक खान साहब का था। वो स्टाइल उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। Super. So, आपकी कॉलेज डेज कैसी थी? वी स्पोकन अबाउट चाइल्डहुड मेमोरीज एंड ऑल दैट, बट आपकी कॉलेज मोमेंट्स कैसी थी? बिकॉज दैट टाइम यू वर ऑलरेडी परफॉर्मिंग. इसके वजह से यस, आपकी स्टडीज कुछ इफेक्ट हुई? दोस्तों बहुत का हुआ। माहौल क्या था और क्या मस्तियाँ की थी आपने कॉलेज डेज पे? मैंने कॉलेज तो मेरा कॉलेज मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आफ्टर 10th 10th होने के बाद में मैं 7th स्टैंडर्ड से ही तबला बजाना शुरू कर दिया था मैंने। और 8th 9th में आते-आते मैं प्रोफ़ेशनली शुरू कर दिया। फिर भी मेरे पिताजी ने इंसिस्ट किया कि जाके बॉम्बे यूनिवर्सिटी जो सिडनम कॉलेज के बाजू में है हम्म. टाउन में, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया इसके लिए डिप्लोमा के लिए, तबला डिप्लोमा आफ्टर 10th। तो मैंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया और मैंने कुछ 2-3 महीने किया वो डिप्लोमा और 2-3 महीने बाद मुझे सिराज खान एक सितारिस्ट थे उनका कॉल आया कि दुबई का टूर है, आप चलोगे क्या एक कंपनी मेरे के साथ में? तो मैंने बोला चलूँगा, क्यों नहीं चलूँगा? तो मैं उनके साथ एक्कम्पनी करने चला गया और 15 दिन बाद मैं वापस आया। तो जो यूनिवर्सिटी में जो विभव नागेशकर जी थे, जो हमारे प्रोफ़ेसर थे, तो उन्होंने पूछा कि 15 डेज़ का अटेंडेंस कहाँ गया? कहाँ पे थे? तो मैंने बोला सर मैं दुबई गया था। बोले दुबई क्यों गए थे? मैंने बोला तबला बजाने के लिए। अच्छा ओके, ओके, वेरी गुड। तो फिर मैंने वापस क्लास चालू किया। उसके बाद 15-20 दिन अटेंडेंस हुई, उसके बाद में मुझे एक लंदन का टूर आया और लंदन का टूर आया तो मैंने बोला यार ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और लंदन जाने मिल रहा है वो भी तबला बजाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैंने एक लेटर दिया यूनिवर्सिटी में मैं लंदन जा रहा हूँ शोज़ के लिए, तो आके मैं कंटिन्यू करूँगा। तो वहाँ से आया मैं तो वापस मेरे प्रोफ़ेसर जो विभव नागेशकर जी थे बोले 15 दिन कहाँ थे? तो सर मैं कर नहीं सका आई वाज़ इन लंदन फॉर शो। तो बोले कि लंदन शो करने के लिए तबले के और आप यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हो? बोला हाँ, डिप्लोमा तो करना है मेरे पिताजी ने कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब के लिए डिप्लोमा करना बहुत ज़रूरी है आपका डिग्री। तो उसके बाद में मैंने और 1 महीना किया अटेंडेंस उसके बाद मुझे कनाडा की टूर आ गई। ओके, मैं ऑल कनाडा इंटरनेशनल. तो विभव नागेशकर जी ने लिटरली मुझे बोला, मेरे जो प्रोफ़ेसर थे उन्होंने बोला प्रकाश यू प्लीज़ स्टॉप दिस डिप्लोमा और तुम घर पे बैठ कर रियाज़ करो, तुम इससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। ये लेकिन तुम ये खाली फॉर्मेलिटी है, बट योर वे अहेड. हाँ। तो फिर फिर भी मैंने कोशिश की और उस टाइम पे मेरे साथ में पंडित सुरेश तलवलकर जी के जो बेटे हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट तबला प्लेयर ऑफ इंडिया, सत्यजीत तलवलकर। सत्यजीत और मैं हम लोग दोनों डिप्लोमा कर रहे थे और 2 ही स्टूडेंट थे डिप्लोमा के लिए। तो मेरे जाने के बाद एक ही स्टूडेंट बच गया सत्यजीत। तो वैसे मैं कर नहीं पाया, लेकिन फिर भी एकेडमिक एजुकेशन तो नहीं कर पाया म्यूज़िक का, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पूरा अभी तक सीख रहा हूँ। अभी तक एजुकेशन चालू है और मैं सिखा भी रहा हूँ।
तो So, वैसे रहा मेरा। okay. As Prakash, what do friends talk about Prakash? I mean, keeping performance, anchoring, writing, your passion aside, आप जब फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो हाउ इज प्रकाश? अगर दोस्तों से आपके 5-10 दोस्तों से हम पूछे प्रकाश जब आता है माहौल कैसा रहता है, तो क्या क्या रेस्पॉन्स मिलेगा? प्रकाश आता है मतलब मेरा कलर तो थोड़ा साउथ इंडियन टाइप है, लेकिन प्रकाश आता है तो मस्ती का प्रकाश और धमाल का प्रकाश होता है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को मेरी कंपनी बहुत अच्छी लगती है और मैं बहुत मज़ाक मस्ती करता हूँ, बहुत हँसी-मज़ाक करता हूँ। और येस, जब जी म्यूज़िक की बात आती है, तबले की बात आती है, तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे मेरे साथ में खड़े रहते हैं, नहीं हम लोग का दोस्त एकदम अच्छा म्यूज़िशियन है, अच्छा एंकर है, ऐसा सब रहता है। तो और मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट भी बहुत किया है मुझे, बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स ने ख़ासकर मैं 2 फ्रेंड्स के नाम लेना चाहूँगा, राकेश सालगाँवकर है, वो अभी भी मेरा फ्रेंड है। हम लोग प्ले ग्रुप से 10th तक साथ में थे और अभी भी साथ में हैं। सुपर। तो वो है, तो फ्रेंड्स के साथ मेरा हमेशा अच्छा रहा है। हम लोग बहुत धमाल और मस्ती करते हैं। ओके। सो इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला है एंड आपने बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ लाइफ, एंड यू बीन डूइंग मोटिवेशनल स्पीकिंग, सो अगर एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए एंड स्पेशली आर्ट फील्ड में हुँ। what is life for them? What is your definition of life? अ, माय डेफिनिशन ऑफ लाइफ। लाइफ हमको लाइफ के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ प्रेज़ेंट में होनी चाहिए हमेशा। उसका पास्ट और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और आप जो काम कर रहे हैं, उसको उसमें आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, प्रोफ़ेशनली आपका कितना नाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उससे रेवेन्यू जनरेशन आपका कितना हो रहा है, वो सारी बातें अलग है। लेकिन कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो उसको 100% आपका देके करना चाहिए। अगर आपको कोई भी टास्क दिया है, कोई भी छोटा-सा भी शो है, आता है आपको, या फिर कोई भी काम करते हैं आप, तो उसको आपको एकदम 100% करना चाहिए। True. तो ही आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ, अगर अपने पास टाइम है तो। Yeah, yeah, please. ये ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, उन्होंने शायद मनोरी दा के बारे में सुना होगा। आर डी बर्मन के चीफ अरेंजर थे। और आर डी बर्मन के जितने भी आप गाने सुनते हैं, उसमें सैक्सोफ़ोन जो होता है, वो मनोरी दा ने बजाया है। और मैंने मनोरी दा के साथ करीबन 10 साल काम किया। और हम लोग एक बार जा रहे थे चेन्नई। श्रेया घोषाल हमारे साथ में थी, महालक्ष्मी अय्यर थी और जावेद अली। और हम लोग शो करने जा जा रहे थे, छाया गांगुली जी का शो था, जिसमें पंडित अजय चक्रवर्ती गाने वाले थे, श्रेया, महालक्ष्मी और जावेद अली भी गाने वाले थे, और मनोरिदा के साथ हम लोग एक्कम्पनी कर। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से मनोरिदा की एज थी 74, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 74 एज थी। तो हम लोग सुबह निकले 5 बजे, एयरपोर्ट पे आए। और 5 बजे की फ्लाइट थी, मतलब आप सोच सकते हैं कि 74 इयर्स का आदमी है, उसको 5 बजे की फ्लाइट, मतलब उसके लिए कितना बहुत ज़्यादा ये है, मतलब टफ है। फिज़िकल जो पावर होता है वो कम होता है, सब कुछ होता है। तो मैं मनोज के साथ में ही था, उनको सँभाल रहा था, उनका बैग पकड़ रहा था, उनको बिठा रहा था। 74 की एज थी और उनको थोड़ा-सा किडनी प्रॉब्लम भी था। सीवियर किडनी प्रॉब्लम था, उनके डायलिसिस वगैरह चलते थे। तो मैंने मनोज का बैग पकड़ा था और मैं बैठा था, और दादा एकदम बहुत नींद में ऐसे सो रहे थे। और शाम को शो था। और इंडिया के सबसे बड़े क्लासिकल प्लेयर पंडित अजय चक्रवर्ती गाने वाले थे, उनके साथ हम लोग एक्कम्पनी करने वाले थे। तो कुछ 7:30 बजे की फ्लाइट थी, तो दादा 5 बजे एयरपोर्ट पे आए, इसका मतलब वो घर पे 3 साढ़े 3 बजे उठे होंगे, और उसके बाद में तैयार होके 5 बजे आए होंगे, और उसके बाद में उन्होंने 7 साढ़े 7 बजे की फ्लाइट पकड़ी। तो जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुई, तो मैं दादा के बाजू में ही बैठा था, तो दादा ने मुझे बोला, "प्रकाश, तुम्हारे पास पेपर है क्या कोई?" तो मैंने बोला, "पेपर।" मैंने चेक किया, मेरा पाउच था, ब्लैंक पेपर नहीं था। मैंने बोला, "दादा, पेपर नहीं है।" तो उन्होंने बोला, "एक काम करो, पेन दो।" तो मैंने दादा को पेन दिया। अभी सोचिए, 74 इयर्स का आदमी, रात को 3 बजे उठा है, 5 बजे एयरपोर्ट पे आया है, साढ़े 7 बजे की फ्लाइट पकड़ी है, फ्लाइट टेक ऑफ होते ही उन्होंने मुझे पेन और पेपर माँगा। तो मैंने दिया उनको पेन।
तो दादा ने लिखना शुरू किया। तो मैंने बोला, "दादा आराम करो आप, एक तो आपने डायलिसिस आपने कल किया है 2 बार, आप थक गए और आप शाम को परफ़ॉर्म भी करना है।" तो बोला, "नहीं, नहीं तू सो जा।" बोला, "नहीं आप नहीं सो रहे तो मैं कैसे सोऊँगा?" क्योंकि ही इज़ अ लेजेंड, मतलब ही वाज़ अ लेजेंड। इंडस्ट्री के पिलर थे वो म्यूज़िक के, मनोरी दा। तो वो बाजू में बैठे और मैं सोऊँगा, बैड मैनर्स, तो इसीलिए मैं भी जाग रहा था। तो आधे घंटे बाद मैंने दादा को पूछा, "दादा क्या लिख रहे हैं?" तो बोले, "शाम को जो गाना बजाना है उसका नोटेशन लिख रहा हूँ।" मैंने बोला, "बाप रे! मतलब 74 इयर्स का आदमी जिसको लेजेंड, वो कुछ भी बजाएँगे तो लोगों को अच्छा ही लगेगा।" तो उसके बाद में हम लोग चेन्नई गए। चेन्नई में हम लोग, मैं रूम पार्टनर ही था दादा का। हम लोग कुछ 12:30 बजे कुछ रूम पे पहुँचे, नाश्ता-वाश्ता करके। तो रूम में जाने से पहले दादा, मैं टॉयलेट गया था, तो टॉयलेट से बाहर आया तो देखा तो दादा सैक्सोफ़ोन निकाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाह। मैंने बोला, "दादा आप सोए नहीं?" तो बोला, "नहीं, शाम को बजाना है इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ।" तो मैंने समझ गया कि लाइफ़ जो होती है वो यही है कि आपके दिमाग में जो काम है और आपको जो करना है वो पूरी करेक्ट। ईमानदारी के साथ, पूरी दिल के साथ और पूरे डेडिकेशन डेडिकेशन के साथ करो। तो उस दिन मैं समझ गया कि इतने बड़े लेजेंड्स अगर लाइफ़ को ऐसे जीते तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हमको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और दूसरी बात, लाइफ़ मतलब चाहे किसी का अच्छा मत करो, बुरा बिल्कुल मत करो। ये एक लाइफ़ का मेरा प्रिंसिपल है। अच्छा करने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी कभी पॉलिटिक्स और ग्रुपिज़्म और इन सब चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ। सुपर। भले कुछ हो ना हो, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। गुड तो गुड। यही है लाइफ़, मेरी नज़र में लाइफ़ यही है। Good one, Prakash. So Prakash ji, we have some more questions coming in. स्नेहा जी पूछ रहे हैं अबाउट योर कॉलेज लाइफ विच वी जस्ट कवर्ड। या हरीश राव जी का एक क्वेश्चन हम लोग ने आंसर नहीं किया। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ डू यू मैनेज हेक्टिक रूटीन? ये कैसे मैनेज कर पाते हो? हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि मुझे जो शोज़ होते हैं, अभी आजकल, पहले कैसे होता था, पहले हमारे पास कहावतें होती थी। कहावतें मतलब जो सेयिंग्स होते हैं, हम लोग जो कोट्स होते हैं पुराने। पहले ऐसा कहा जाता था कि "एक करे सो सब साधे, सब करे सो सब जाए।" पहले ऐसी सोच थी लोगों की, और उस टाइम पे वो सोच उस टाइम के एरा के लिए बराबर थी कि "एक करे सो सब साधे, सब करे सो सब जाए।" मतलब कोई भी एक चीज़ ही करनी चाहिए, सब चीज़ें के पीछे पड़ते तो हम लोग कुछ भी सही नहीं कर पाते। और उसका दूसरा एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में अगर कहें तो जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ मास्टर नन। मैन। ट्रू। तो ये भी होता है, लेकिन अभी ज़माना बदल चुका है। अभी मल्टीटास्किंग को लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर मैं ये सोचता था कि मैं ये चीज़ मैं करूँगा, ये नहीं करनी चाहिए, तो अभी देखिए आज मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल तबला प्लेयर मैं काम करता हूँ। मैं तबले के शोज़ के लिए भी जाता हूँ और वहाँ पे भी बहुत अच्छा पेमेंट मैं लेता हूँ। और एज़ अ एंकर भी जब भी जाता हूँ, मैं बड़े शोज़ करता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं अच्छे पैसे लेता हूँ। और एज़ अ ऑर्गनाइज़र भी जब भी मैं शो करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता हूँ। और एज़ अ राइटर जब मैं काम करता हूँ, उसमें भी मैं पैसे लेता हूँ। तो ये कहना गलत है आजकल कि जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। और मैं मैनेज कैसे करता हूँ, ये अगर पूछेंगे तो मैं गैप्स रखता हूँ। अगर मुझे शोज़ है, एंकरिंग का शो है, तो एंकरिंग के मैं मोस्टली वही शो लेता हूँ जिसमें मुझे 2 दिन का टाइम मिले, ताकि मैं पूरे कांसेप्ट को स्टडी करूँ और स्टडी करके उसको अच्छी तरह लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ। तो बहुत हेक्टिक होता है शेड्यूल, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मैं एट द सेम टाइम मैं राइटिंग भी करते रहता हूँ, कुछ टीवी शोज़ लिखते रहता हूँ और फिर तबले के भी शोज़ होते हैं। तो मैं जो चीज़ सबसे पहले आती है, अगर मुझे राइटिंग का शो अगर कल है, तो मैं तबले की मेरी प्रैक्टिस आज नहीं करूँगा, या राइटिंग का काम आज जल्दी खत्म कर लूँगा और राइटिंग के लिए मैं पूरा टाइम दूँ। तो मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा शोज़ आते हैं, तो मैं कुछ शोज़ कैंसल कर देता हूँ। Yeah, it's better to say no and not take new assignments when your hands are full. हाँ, मतलब जब प्लेट फुल है तो नो बोलना ही अच्छा है rather than लेके हाँ, फिर बाद में उसको फुलफिल ना करे। यस, यस। तो स्नेहा जी बोल रहे हैं बहुत खूब। व्हाट्स योर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस? दिस इज फ्रॉम स्नेहा जी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मेरा हमेशा पीसफुल लाइफ़ है। बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना है या बहुत ऐसे
अभी जो भी चल रहा है आई एम वेरी सैटिस्फाई, मतलब बहुत अच्छा हूँ। और लेकिन फ्यूचर से यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को म्यूज़िक सिखा सकूँ। और क्योंकि क्या है बहुत ईज़ी अवेलेबल नहीं है, लोग पैसे बहुत लेते हैं सिखाने के लिए। और अ, ऐसे निस्वार्थ भाव से कोई सिखा नहीं रहा है आजकल। मतलब सिखाते हम्म, बहुत हैं, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ हम लोग 1 महीने में सिखा सकते हैं, उसके लिए 1 साल लगा देते हैं लोग। तो मैं वो करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ, ताकि लोग उसको अच्छी तरह से करें और लोग प्रोफ़ेशनली अपना घर सँभाल सकें। आज मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो महीना 70-80 हज़ार रुपए कमाते हैं तबला बजा के। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनको इतनी एबिलिटी आ गई है सीखने के बाद कि वो लोग 70-80 हज़ार रुपए आज बहुत अच्छा अमाउंट होता है। अ, तो वो करते हैं, तो वही है मेरा। और खुद के लिए भी मैं वही देख रहा हूँ कि मैं जो भी है क्रिएटिव काम करता रहूँ। चाहे वो राइटिंग हो, तबला हो या फिर ऑर्गनाइज़िंग हो, क्रिएटिव काम एंकरिंग मैं करता रहूँगा। वही है, बस चलता रहे अच्छी तरह। ओके। हम आपका लाइव परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए कुछ एक झलक पेश किया जाए। मैंने स्नेहा जी से बात की थी, सिंस आई एम प्रोफेशनल तबला प्लेयर और मेरा मेन प्रोफेशन तबला है। तो अभी यहाँ पे तबला तो है नहीं, लेकिन मैं रिदम के बारे में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। श्योर श्योर। तो अच्छा नहीं, मैं थोड़ा-सा पानी पी लेता हूँ। हाँ प्लीज़। परफॉर्मेंस है उसमें मुझे साँस लेने की फुर्सत नहीं होगी। तो थोड़ा-सा कॉमेडी भी है उसमें, लेकिन रिदम आपको पता चलेगा कि आम ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ़ में रिदम कैसा होता है। श्योर। सो बाय द टाइम आप जब पानी पी रहे हो, आई विल मेंशन, हरीश राव जी बोल रहे हैं वेरी ट्रू स्टेटमेंट। एंड हरीश राव जी ये भी पूछ रहे हैं कि इन द पैंडमिक सिचुएशन व्हाट डिड यू लर्न। सो ये हम लोग आपके परफॉर्मेंस के बाद विल आंसर दैट। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस हरीश राव जी। या हरीश राव जी, या श्योर, श्योर आई विल शेयर ये पैंडेमिक में मैंने क्या सीखा है, वो हरीश जी ज़रूर मैं शेयर करूँगा आपके साथ में। नाउ बैक टू माय दैट आइटम। तबले की बात करेंगे तो तबला जो रिदम है हम लोग सुनते हैं, आप लोग स्टेज पर सुनते हैं, तबला सुनते हैं, गानों में सुनते हैं और सोलो तबला सुनते हैं। तबला इंडियन म्यूज़िक का बेस है और रिदम इंडियन म्यूज़िक का बेस है। लेकिन ये जो रिदम होता है, वो लोगों की ज़िंदगी में भी होता है, हमारी लाइफ़ में भी एक रिदम होता है। हर एक का एक अलग रिदम होता है। हर एक आदमी अपने रिदम के हिसाब से चल रहा होता है। आपका रिदम अलग है, मेरा रिदम अलग है, इसका रिदम अलग है, उसका रिदम अलग है। हर एक का रिदम अलग-अलग है। तो यही रिदम हमको आम ज़िंदगी में देखने मिलता है। अगर मुंबई की औरतों की बात करेंगे, तो मुंबई की औरतें जो होती हैं, बहुत बिज़ी होती हैं। उनको सबसे पहले तो सुबह 6 बजे उठ के खुद का टिफ़िन बनाना होता है, अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल बस तक छोड़ना है, उसके बाद में खुद आना है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ऑफ़िस जाना है। तो मुंबई की जो औरतें होती हैं, उनका भी एक अलग रिदम होता है और म्यूज़िकल लैंग्वेज में उनको साँस लेने की फुर्सत नहीं होती है। इसलिए म्यूज़िकल लैंग्वेज में, तबले की लैंग्वेज में उस चीज़ को बेदम कहते हैं। बेदम मतलब साँस लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो देखिए मुंबई की औरतों का रिदम तबले की लैंग्वेज में कैसा है? मुंबई की औरतें ऐसे वो ऑफ़िस पहुँचती है, सब कुछ काम करके, उसको साँस लेने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अच्छा, मुंबई के जो बाइक वाले होते हैं, उनका एक अलग रिदम होता है। बाइक वाले जो मुंबई के हैं, वो जब चलते हैं, वो सीधे नहीं चलते। हमारा पूरा ट्रैफ़िक जो है, हम लोग स गाड़ी चलाते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं। बहुत ज़्यादा लेन कटिंग नहीं करते, हम लोग गाड़ी सीधे लेके जाए बाइक भी चला रहे हैं तो हम लोग शरीफ लोग जो हैं, वो सीधे चलते हैं। लेन कटिंग ले से पहले हम लोग सिग्नल देते हैं, है ना? हम लोग ज़्यादा ओवरटेक नहीं करते। लेकिन बाइक वाले जो घर से निकलते हैं, उनका शुरू हो जाता है। कभी वो किसी बाइक को क्रॉस करेंगे, कभी रिक्शा को क्रॉस करेंगे, कभी किसी बस को ओवरटेक करेंगे, कभी फुटपाथ पे चले जाएँगे।
कभी किसी को ठोक देंगे। तो वैसे है बाइक वालों का चलन। तो हमारा जो चलन है, तबले की लैंग्वेज हम लोग सीधे चल रहे हैं, पूरी दुनिया जो है वो सीधे चल रही है। धा दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा, ये हम लोग सीधे चल रहे हैं, पूरी दुनिया सीधे चल। अब देखिए पीछे से एक बाइक वाला आ गया, हम लोग सीधे चल रहे हैं, बाइक वाला एंट्री हो गई। धा दिन दिन धा दिन, बाइक वाला ठोक दी गाड़ी। इसमें 4-5 बीप भी आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे होता है। अब जो पति होता है, वो कभी-कभी विजय माल्या का प्रोडक्ट लेके रात को लेट आता है 3 बजे, 4 बजे। तो बीवी का मूड अलग होता है। रात को 3 बजे जब पति आता है, तो बीवी का भी एक अलग मूड है। अब बीवी देखिए रात को 3 बजे जब लेट पति आता है, तब उसका मूड कैसा है? उसका गुस्सा म्यूज़िकल लैंग्वेज में कैसा है? जैसे ही रात को 2 ढाई बजे पति आया, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलते ही बीवी का मूड तबले की लैंग्वेज। धा तकड़ धड़क धिकड़ कड़क धिकड़ धा दिन ता, 3 बज गए, कहाँ पे थे? क्या कर रहे थे? धा तकड़ धड़क धिकड़ कड़क धिकड़ धा दिन ता, कत तड़ तड़ कड़क धिकड़ कड़क धिकड़ नग 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 तड़ तड़ कड़क धिकड़ कड़क धिकड़ धा, कड़क धिकड़ कड़क धिकड़ धा, कड़क धिकड़ कड़क धिकड़ धा, जा। ऐसा बीवी का मूड होता है। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो रिदम है वो नॉर्मल लाइफ में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ज़रूर मज़ा आया होगा। मैं सुपर। ऑडियंस को देख नहीं पा रहा हूँ। बट दिस वाज सुपर, मतलब वो मतलब फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग को वहाँ पे सीन भी पता चल गया था क्या हो रहा है। But the first यही one है। was so apt. I mean, out of all the three situations, first one, working woman life in Mumbai, or rather all metro cities right now, यही है मतलब पूरे फैमिली के लिए खाना पकाने से लेके शाम को रिटर्न आने तक, शाम को सोने तक। आई थिंक इट्स लाइक बैक टू बैक एक्शन। हुँ, सुपर सुपर परफॉर्मेंस। So we'll come back to Harish Rao ji's question. So ये पैंडेमिक में आपने क्या सीखा? पैंडेमिक में मैंने ये सीखा कि हमको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए आगे क्या होगा, क्योंकि ये तो सिचुएशन ऐसी पूरा वर्ल्ड ही परेशान हो, किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। हम्म, लेकिन मैंने यही सोचा है कि ये जो अपने रिसोर्सेज़ है जो अर्थ के, इस पृथ्वी के, उनको बहुत अच्छी तरह से सँभाल के रखना चाहिए और इंसानियत भी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा इस पैंडेमिक सिचुएशन में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पैसे का प्रॉब्लम है और खाने का प्रॉब्लम है, लोग अपने जा नहीं पा रहे थे अपने घरों को। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को एक-दूसरे की मदद करना और एक-दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ कोरोना के लिए लिखा, आप सुनना चाहेंगे तो मैं शेयर प्लीज करना चाहता हूँ। प्लीज क्या? कोरोना के बारे में मैंने लिखा और बहुत अच्छा लगा मुझे कि स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल को आप लोग जानते हैं हम्म, शायद। सुनील पाल जी ने जब ये सुना तो उनके बच्चों ने ये मेरी जो पोएट्री है और जो स्पीच है वो उसको याद करके उन्होंने स्कूल में भी परफ़ॉर्म किया था। तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि कोरोना के बारे में जो मैंने लिखा है वो। मेरा टाइटल ये है कि कोरोना सपने में आया, तो कोरोना क्या बात करेगा? अगर कोरोना वायरस आपके सपने में आया, तो आपसे क्या बात करेगा? मैं बोलता हूँ शायद आप लोग पसंद करेंगे कि कल रात सपने में मुझे कोरोना मिला। कल रात सपने में मुझे कोरोना मिला, मैंने कहा कैसे हो? तो कहने लगा मज़े में हूँ, अपनी आखिरी पारी में हूँ और अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। तो मैंने बोला क्या? जब जाना ही था तो आए क्यों? तो उसने कहा कि मैं आया नहीं बल्कि बुलाया गया हूँ। मैंने कहा क्या तुम आए नहीं बल्कि बुलाए गए हो? ये सुनकर मेरी आँखें फड़कने लगी, दिल की धड़कनें ज़ोरों से धड़कने लगी, मैं हक्का-बक्का रह गया और उसी बौखलाहट में मेरे दिल से एक सवाल निकला क्या? यहाँ पर हर शख्स, हर गाँव, हर शहर, हर देश तुम्हारी वजह से रुलाया गया है और तुम कहते हो कि तुम्हें बुलाया गया है। तो उसने कहा हाँ, ये कड़वा तो है मगर सच है और इंसान की हैवानियत का लेवल इस वक़्त टू मच है। खाने के लिए तुम मछली को ज़िंदा जला देते हो,
श्वान को जिंदा जला देते हो, मछली को आधा जिंदा रख के उसे आधा तल देते हो, ईमानदार श्वान के शरीर पे मसाले मल देते हो। ये सब देखकर शिव की तीसरी आँख खुल चुकी है और मुझे तुम्हें सबक सिखाने की अनुमति मिल चुकी है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो तुम्हें भगवान ने भेजा है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे भगवान ने नहीं भेजा, बल्कि मुझे भेजा है प्रहार लगे जानवरों के वर्म ने, धरती को आ रही इस वक़्त की शर्म ने और तुम्हारे बढ़ते हुए अधर्म ने। तो ये जो हम साइंटिफिक वे में अगर हम लोग देखने जाएँगे तो ये एक वायरस है, लेकिन स्पिरिचुअल वे में या फिर अलग भगवान के वे में हम लोग देखने जाएँ तो ये सिर्फ़ वायरस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है हमारे लिए कि हम लोग जो आजकल बर्ताव कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ, जानवरों के साथ, उससे थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमको बहुत सतर्क होने की और बहुत इंसानियत उसके अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको पसंद आया। मैं बीच में थोड़ा-सा फंबल भी हुआ था कि राइट। अचानक मैंने इसलिए, लेकिन ये मेरे विचार थे कोरोना के बारे में। और कोरोना में मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता कि मैंने ये किया, वो किया, लेकिन जितना हो सके हम लोगों ने कोशिश की लोगों की मदद करने की, और लोगों ने भी बहुत सभी लोगों ने बहुत लोगों ने की। तो वही सीखा है कि ऐसे टाइम में एक-दूसरे के साथ खड़े होना ही बहुत सबसे बड़ी बड़ा। बात है। और वो Super, super, Prakash ji. Next question is from Renubala Kashyap Rajput. क्लासिक टू हुँ। कॉन्टेम्प्ररी स्टाइल म्यूजिक जर्नी को आप कैसे देखते हो? क्लासिकल टू कंटेम्पोरेरी। या कॉन्टेम्प्ररी। अ, एक्चुअली हर जनरेशन का एक म्यूज़िक होता है। जो लोग 90s के हैं उनको आशिकी के गाने पसंद है, और दिलवाले दुल्हनिया और ये सारे गाने पसंद है। उससे पहले के लोगों को आर डी बर्मन और 80s के गाने पसंद होते थे। लेकिन म्यूज़िक हर हर जनरेशन का म्यूज़िक अच्छा ही होता है। लेकिन आजकल थोड़ा-सा जो क्रिएटिविटी है वो थोड़ी-सी रुक गई है, क्योंकि आजकल लोग फ्यूज़न कर रहे हैं। मतलब वेस्टर्न म्यूज़िक और इंडियन म्यूज़िक को मिक्स करके फ्यूज़न जो करते हैं, उसमें फ्यूज़न कम और कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और जो ओरिजिनैलिटी है, जैसे ए आर रहमान का आप म्यूज़िक देखेंगे, तो वो सच में एक लेजेंड है। मतलब उनका हर गाना आप लोग देखेंगे तो हर गाना अलग है, हम्म। और हर गाने में उतनी मेहनत करते हैं। तो उनका म्यूज़िक अलग है, लेकिन कॉन्टेम्पोरेरी म्यूज़िक आजकल इन्फ्लुएंस हो रहा है वेस्टर्न म्यूज़िक, जैसे बीटीएस आजकल बच्चे बहुत सुन रहे हैं। हम्म। और फिर वेस्टर्न म्यूज़िक, अमेरिकन पॉप है, वो भी सुनते हैं। लेकिन इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री में अभी थोड़ा-सा रिमिक्स और रीमेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। मतलब जो कंपोज़िशन आर डी बर्मन ने करके रखी है, जो कंपोज़िशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की है और कल्याण जी आनंद जी ने की है, उनका जो ओरिजिनल काम है, उसका ही बेनिफिट वो लोग ले रहे हैं। नया कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ़ उसमें रैप डाल देते हैं और वो सेम गाना पेश करते हैं। इसीलिए वो थोड़ा-सा रुक गया। क्रिएटिविटी थोड़ी-सी कम हो समझे, गई है, ऐसा मुझे समझे। लगता है। लोग कोशिश नहीं करना चाहते ज़्यादा, कॉन्टेम्पोरेरी। लेकिन वैसे देखा जाएगा तो कॉन्टेम्पोरेरी म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। इंडियन क्लासिकल जितना रिच है और जितना अच्छा है, उतना ही अच्छा म्यूज़िक वेस्टर्न क्लासिकल है। बहुत मुश्किल है गाना और बजाना वेस्टर्न में, लेकिन उसको बहुत अच्छे वे में यूज़ नहीं किया जा रहा है आजकल। लेकिन येस, कॉन्टेम्पोरेरी म्यूज़िक भी अच्छा है। और म्यूज़िशियंस को अगर मैं कहना चाहूँगा तो आपको कॉन्टेम्पोरेरी म्यूज़िक के बारे में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एज़ अ प्रोफ़ेशनल म्यूज़िशियन इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार आर डी बर्मन के क्या गाने थे और कल्याण जी, आनंद जी, और सिर्फ़ वही गाना अच्छा था, आज के गानों में मज़ा नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको एज़ अ प्रोफ़ेशनल म्यूज़िशियन इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपको नए गाने भी बजाने पड़ेंगे, नए गाने भी एन्जॉय करने पड़ेंगे, तभी आप उसको अच्छी तरह परफ़ॉर्म करोगे, और नए गाने भी अच्छे ही होते हैं। लेकिन येस, फिलहाल एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा है कि पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। शायद मैं थोड़ा-सा पुराना हूँ इसलिए भी शायद ऐसा लगता होगा। लेकिन नए, नो डाउट, नए गाने भी बहुत अच्छे। Okay. The last question, Prakash ji. So, any message? What's your upcoming thing? अभी क्या पक रहा है? Or any message for the friends who are watching this
anything you want them to follow or help you with the upcoming thing. So मैं एक अभी बहुत बड़ी लेवल पे हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं और मेरे एक फ्रेंड है मृणाल कलसेकर। mhm. ही इज़ टॉपमोस्ट फोटोग्राफर फ्रॉम बॉलीवुड और आप उनका अगर प्रोफाइल देखेंगे तो मृणाल कलसेकर का तो ही इज़ वर्किंग फॉर अमिताभ बच्चन और बड़े-बड़े लोगों के लिए शाहरुख खान, रितेश देशमुख इनके पर्सनल फोटोग्राफर है वो और इन सबके पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं वो और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिनेमाटोग्राफर आल्सो। तो मृणाल कलसेकर और मैं, हम लोग दोनों मिलके एक हमारा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एकॉस्टिक माएस्ट्रोस। तो एकॉस्टिक माएस्ट्रोस में हम लोग क्या कर रहे हैं जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जैसे बजते हैं, जैसे तबला है, ढोलक है, सैक्सोफोन है, वायलिन है, हारमोनियम है और फ्लूट है। इनकी एंट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कैसे हुई, इनका बैकग्राउंड क्या है और इनको कौन से लोगों ने फेमस किया और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे चल रही है, उसके ऊपर हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बना रहे हैं Super. और वो बहुत अच्छी लेवल पे हम लोग करने वाले हैं। तो वही आप लोग प्रे कीजिए कि जल्दी से जल्दी हो जाए और अच्छी तरह हम लोग उसको प्रेज़ेंट कर पाएँ। Super. All the best with that. So thank you Prakash ji for joining us and taking time out for this. And बहुत as audience have commented, very down to earth. You've responded everything. As a common person, you've never showed off that whatever talent you have. So thank you for joining in, and thank you all the lovely audience who've asked awesome कहना questions. चाहता हूँ Yeah. सॉरी आपको मैंने बीच में ही काट दिया। नहीं नहीं please. फर्स्ट ऑफ ऑल रवि जी थैंक यू सो मच आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे क्वेश्चंस किए और यू आर आल्सो वंडरफुल राइटर क्योंकि आप राइटर हैं, इसीलिए आप इतने अच्छे क्वेश्चंस मुझे पूछ पाए और आपकी आवाज़ भी बहुत प्लेज़ेंट है और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। Thank you. क्योंकि सामने जितना अच्छी तरह अगर कोई पूछता है तो ही हमारे अंदर से निकल सकता है। तो आपकी तारीफ़ तो मैंने काफ़ी सुनी थी स्नेहा जी से। बट Thank उससे you. भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और थैंक यू सो मच और स्नेहा जी और स्नेहा आर्ट्स थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके यहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकूँ और मेरे बारे में शेयर करने का आप लोगों ने सोचा उसके लिए मैं बहुत ही थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट हार्ट और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू लवली ऑडियंस। एंड इस टाइम में बहुत सारे क्रेडिट्स जब जाती है मूवी के बाद हम लोग जल्दी बंद कर देते हैं। इस बार मैं डेफिनेटली देखूंगा in terms of writer who is writing this, and I would love to see Prakash frequently. So thank you and God bless, and have a blessed career ahead. Thank Thank you you so friend. much and God bless you. Thank you. Thank you once again, Ravi ji, Sneha ji, and Sneha Arts. Thank you so much. Have a great evening guys. Bye.